हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवाचार आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा पिछला लेक्चर था 16 महाजनपदों का उदय। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उसी से संबंधित है, मगध का उत्कर्ष। आज उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मगध के उत्कर्ष में क्या क्या भूमिकाएं रही हैं, कैसे कैसे उसका योगदान रहा है, या क्या क्या कारण थे जिसके कारण से मगध का उत्कर्ष बाकी अन्य महाजनपदों से सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली रहा था। तो आज का जो मेन लेक्चर है हमारा वो है आज का टॉपिक मगध का उत्कर्ष। ये आज हमारा टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। आज का मेन टॉपिक है हमारा और आज इसी से संबंधित हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, यानी मगध का उत्थान, या मगध अपने आप में एक साम्राज्यवादी या एक सर्वशक्तिशाली एक महाजनपद के रूप में उभरा और सबसे सर्वश्रेष्ठ बन गया। और लास्ट में जाके देखा जाता है कि मौर्य वंश के शासनकाल में जाके देखते हैं कि एक भारत का सबसे समृद्धशाली और सर्वशक्तिमान एक अखंड भारत के रूप में स्थापना करता है। और जैसे जैसे ये क्या मगध के उत्कर्ष यहाँ से स्टार्ट होता है 16 महाजनपदों के उदय से, वहीं वैसे वैसे ही क्या है छोटे छोटे सभी महाजनपदों को जीत लेता है। यहाँ की इसका जो साम्राज्य लास्ट में जाके मौर्य साम्राज्य के आसपास जाके ये गंधार और कंबोज को भी जीत लेता है और उस समय एक अखंड भारत की स्थापना होती है। उससे पहले हम देखेंगे इसकी भूमिका में कि इसका संस्थापक कौन था, उसके मेन रीजन या कारण क्या है जो इसमें सहायक सिद्ध हुए हैं और मगध के उत्थान में काफी सहायता दी है। तो आज हम चर्चा करेंगे उसी संबंधित और जानेंगे कि मगध का इतिहास क्या है और उसकी जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलती है, इसके बारे में सब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ, हम एक दो पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लिखाना आपको स्टार्ट करेंगे कि मगध की उत्कर्ष में पहला संस्थापक अगर इसका देखा जाए तो महाभारत कालीन जो बृहद्रथ था उसका पुत्र जरासंध को माना जाता है, जो इस मगध साम्राज्य का सबसे पहला एक शासक माना जाता है। लेकिन किसी अगर वंश की हम बात करें तो वंश के रूप में हर्यक वंश को माना जाता है, जो हर्यक वंश जिसका संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, तो बिंबिसार एक वंश के रूप में आता है, किंतु इसका संस्थापक अगर मूल रूप से देखा जाए तो बृहद्रथ का जो पुत्र था जरासंध उसको माना जाता है, जो महाभारत काल से संबंधित है। तो चलिए इससे संबंधित हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और जानते हैं समझते हैं कि इसके क्या कारण थे। देखेंगे इसका संस्थापक कौन है। संस्थापक तो संस्थापक की हम बात करें तो महाभारत कालीन बृहद्रथ का पुत्र जरासंध को माना जाता है। जरासंध को माना जाता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो महाभारत कालीन ये बृहद्रथ थे, इनका पुत्र जरासंध को मगध साम्राज्य का एक प्रकार से संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर वास्तविक रूप से एक किसी वंश के रूप में अगर इसके संस्थापक के रूप में जाना जाता है तो वो बिंबिसार को जाना जाता है, जो हर्यक वंश का प्रथम संस्थापक था। अगर इसकी पहली राजधानी की हम बात करें, प्रथम राजधानी की हम बात करते हैं तो ये जो है गिरिब्रज या राजगीर थी। गिरिब्रज या राजगीर थी, जो एक प्रकार से पहाड़ियों के बीच बसी हुई थी और अपने आप में बहुत सुरक्षित थी। देखते हैं कि
कोई शासक या कोई साम्राज्य अपने आप में शक्तिशाली कैसे बनता है, अगर आज के वर्तमान युग में देखा जाए तो हम देशों की बात करते हैं तो देशों में ये देख लीजिए कि अमेरिका इस समय सुपर पावर है, और सुपर पावर कोई कैसे बनता है कि उसके पास एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी हो या एक्स्ट्रा वो अधिशेष उत्पादन करता हो, प्रोडक्शन उसका हाई हो, ताकि वो दूसरी जगह उसका निर्यात कर सके और अधिक से अधिक वो कमा सके, जिसके आधार पर वो अपनी सेना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अपनी आधारभूत संरचना को ठीक कर सके, और उसी के आधार पर क्या है, वो एक समृद्धशाली और शक्तिशाली राज्य बन जाता है। उसी समय क्या है कि मगध में भी यही कंडीशन थी कि मगध एक तो गंगा और सोन नदी के तट पर बसा हुआ था। गंगा सोन, देखिए यहाँ से ये गंगा नदी जा रही है इस प्रकार से बिहार में, और ये अमरकंटक की चोटी से एक नदी निकलती है सोन नदी उत्तर में, तो इस प्रकार से बहती है सोन नदी। और उत्तर की ओर एक नदी आती है, ये गंडक नदी आती है, और ये गंगा जा रही है। तो ये गंगा नदी है देखिए, और ये सोन नदी है, और ये गंडक नदी है। इस नदी के तट पर यहां पर आप देखेंगे यही पटना है, जिसको पाटलिपुत्र बोला जाता था उस समय, पाटलिपुत्र। यही पाटलिपुत्र है जो किसने बसाया था उस समय, उदयन ने बसाया था, जो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन ने स्थापना की थी ये पाटलिपुत्र। अब देखिए एक प्रकार से सुरक्षित है यहाँ पर, ये मगध साम्राज्य की राजधानी में रहा है पाटलिपुत्र। तो ये जो इसका भौगोलिक कारण है, एक तो इसका ये भौगोलिक कारण है कि अपने आप में सुरक्षित है। दूसरा आप देखेंगे मगध साम्राज्य में कि नदियां द्वारा सींचा जाता है, तो यहाँ कृषि का भी विकास हुआ था। दूसरा यहाँ पे देखेंगे अंग को जीत लेने के बाद में, जो अंग साम्राज्य इसके दक्षिण में पड़ता था, उसको जीत लेने के बाद में इनको छोटा नागपुर का पठार भी मिल गया था, जिसकी वजह से वहां लोहे का उत्पादन भारी मात्रा में था, लोहे के भंडार थे, जिसकी वजह से उनका उत्पादन बढ़ा और कृषि यंत्र में उन्होंने काफी उसको बहुलता दी, जिसके आधार पर कृषि का विकास हुआ। और यहीं के आसपास के जंगलों से इन्होंने लकड़ियां का प्रयोग किया, जिसके आधार पर जो लकड़ी से उत्पादन या इंडस्ट्री चलती थी उसमें इन्होंने चलाई, और उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य का विकास किया। तो देखेंगे ये मूलभूत इसके कारण है और अपने आप में सुरक्षित है। इसीलिए कहा जाता है कि जब साम्राज्य सुरक्षित होता है तो वो दूसरे साम्राज्य को जीतने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इन्होंने हल्के हल्के साइडों में बसे काशी, कौशल, वज्जी, अंग और अवंती इत्यादि जैसे महाजनपदों को जीता, जिसके आधार पर इन्होंने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, तो ये जो क्या है इनके भौगोलिक कारण है, ये आप समझ सकते हैं। ये गंगा नदी जा रही है, ये ऊपर से गंडक आ रही है, और ये सोन नदी जा रही है। तो यहाँ बसा हुआ है मगध साम्राज्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र है जो किसने बसाई थी, उदयन ने बसाई थी। ये उदयन कौन था, अजातशत्रु का पुत्र था और हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, अभी हम सब चर्चा करेंगे इससे संबंधित कि क्या था। तो एक वैश्विक रूप से देख लीजिए भौगोलिक स्थिति इनकी ये थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आप इसमें पॉइंट डाल लीजिए कि मगध साम्राज्य एक मिनट, साम्राज्य सोन गंगा व गंडक नदी के संगम पर वसा था। यानी तीनों नदियां थी उसके संगम पर बसा था, जिसके कारण से इसका विकास तीव्र हुआ था। ठीक है, लिख लीजिए, जिसके कारण से
जिसके कारण से विकास तीव्र हुआ। ठीक है, अब विकास तीव्र होगा तो ये क्या करेंगे, जब उत्पादन तीव्र होगा इनका तो ये सेना इनकी मजबूत होगी। जब सेना मजबूत होगी तो ये दूसरे साम्राज्य को जीतेंगे, दूसरे महाजनपद को जीतेंगे। तो इसी प्रकार से इन्होंने हल्के हल्के सभी महाजनपदों को बाद में जीत लेते हैं। लास्ट में जाके देखते हैं कि हम उसमें देखेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य में आते आते ये पूरे अखंड भारत को जीत लेते हैं। तो अखंड भारत में आज का देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इत्यादि जो राज्य हुआ करते थे, इत्यादि जो देश हैं वो सभी हमारे अखंड भारत का ही हिस्सा थे उस समय। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे देखा कि इसका संस्थापक कौन है, तो महाभारत कालीन वीरद्रथ का पुत्र जरासंध को माना जाता है मगध साम्राज्य का। और इसकी प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी, जो बाद में जाके पाटलिपुत्र हो जाती है उदयन या हर्यक वंश के शासनकाल में। ठीक है, तो मगध साम्राज्य सोन, गंगा और गंडक नदी के संगम पर बसा था, जिसके कारण से इसका विकास तीव्र हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रथम वंश की, कि प्रथम वंश कौन सा है। सब लोग नोट जरूर करते जाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब प्रथम वंश की हम बात करते हैं, उसके तहत देखेंगे मगध साम्राज्य में, तो ये प्रथम वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश, इसी वंश को देखिए पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता, पितृहंता वंश, इसका अगर पीरियड देखें तो ये है 544 या 544 ईसा पूर्व से, कितना माना जाता है, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व, ये इसका काल है। और इसका संस्थापक किसे माना जाता है, बिंबिसार को माना जाता है। तो लिख लीजिएगा इसमें एक एक पॉइंट करके, बिंबिसार, बिंबिसार को इसका संस्थापक, इसका संस्थापक माना जाता है, माना जाता है। इसका संस्थापक बिंबिसार को इसका संस्थापक माना जाता है और इसका काल, इसका काल 544 से 492 वीसी यानी ईसा पूर्व तक है, तक है। अब देखेंगे कि बिंबिसार इसका क्या है, हर्यक वंश या पितृहंता वंश का संस्थापक माना गया है और इसका काल क्या है, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व माना गया है। अब देखेंगे कि बिंबिसार ने पहला ऐसा सम्राट था उस समय, पहला ऐसा शासक था कि जिसने राजनीतिक रूप से जो शादियां की थी, वो 3 शादियां की थी। वो देखा जाए तो चेटक की पुत्री चेलना से शादी की थी इसने, और प्रसेनजित की बहन महाकौशला से शादी की, तथा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से इसने विवाह किया था, जो पंजाब के क्षेत्र के आसपास का एरिया माना जाता है। तो एक प्रकार से राजनीतिक शादी थी, तो राजनीतिक विवाह करने वाला पहला शासक था। तो लिख लीजिए यहाँ पे, दूसरे पॉइंट को लिखिए, बिंबिसार राजनीतिक रूप से विवाह करने वाला पहला सम्राट था या पहला शासक था।
शासक था जिसने चेटक की पुत्री चेलना, प्रसेनजित की बहन महाकोशला एवं मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा, कहीं कहीं इसका नाम हेमा लिखा होता है लेकिन क्षेमा है, क्षेमा से विवाह किया था। यानी एक रूप से देखा जाए तो ये राजनीतिक रूप से विवाह करने वाला प्रथम शासक माना जाता है बिंबिसार। तो जिसने 3 शादियां की हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और इसके आधार पर देखते हैं, एक इसने नवीन नगर की भी स्थापना की थी, राजगृह की, जो पहाड़ियों के मध्य बसा हुआ था। और क्यों ऐसा किया था? क्योंकि अपनी राजधानी को ये सुरक्षित रखना चाहता था। और आप देख सकते हैं कि जब कोई साम्राज्य, तभी साम्राज्यवादी या शासक अपने आप में विकास कर सकता है जो अपनी जनता को सुरक्षित रख सके, अपनी सिक्योरिटी को, अपनी जनता को सुरक्षित रख सके ताकि बाहरी आक्रमण नहीं हो सके, तभी तो वो दूसरे साम्राज्य को जीतने की कोशिश करेगा। तो इसी के आधार पर इसने एक नवीन नगर की स्थापना की थी, राजगृह की। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा, बिंबिसार ने एक नवीन नगर राजगृह की स्थापना की और उसी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए बिंबिसार ने एक नवीन ग्रह की स्थापना की और इसी को अपनी राजधानी बनाया था। तो राजगृह का अगर इस प्रकार से संस्थापक माना जाता है तो बिंबिसार को माना जाता है। और उसी ने उसकी राजधानी को, पहले सबसे प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो राजगीर या गिरिब्रज थी। लेकिन दूसरी राजधानी इसकी मानी जाती है तो वो राजगृह थी, जो नवीन नगर बसाया था किसने? बिंबिसार ने। ठीक है, आगे जाके ये राजगृह से पाटलिपुत्र हो जाती है राजधानी उदयन के काल में। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इससे संबंधित, ये हम क्लियर कर देते हैं। सब लोग नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। अब देखेंगे बिंबिसार अपने आप में, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कौन सा चौथा पॉइंट है शायद, बिंबिसार बौद्ध व जैन दोनों धर्मों का संरक्षक था। यानी जो बिंबिसार था वो दोनों ही धर्मों का क्या संरक्षक था। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का भी इन्होंने स्वागत किया है, गौतम बुद्ध को भी शरण दी थी, उनके बौद्ध धर्म का भी विकास किया। और जैन धर्म जो आप देख सकते हैं कि चेटक की पुत्री से इन्होंने विवाह किया है। तो चेटक की पुत्री चेलना से इन्होंने विवाह किया था। वही चेटक की बहन त्रिशला महावीर स्वामी की माता जी थी। यानी चेटक की जो बहन थी त्रिशला,
वो महावीर स्वामी की माताजी थी, और इस प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार से रिश्तेदार हुए, ये सगे संबंधी हो गए और रिश्तेदार हो गए थे। तो बिंबिसार और महावीर स्वामी का संबंध था। तो इस प्रकार से इन्होंने दोनों ही धर्मों को क्या संरक्षण दिया था, उसको बढ़ावा दिया था। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि इसी के आधार पर एक इनका नया इम्पैक्ट था कि इन्होंने बिंबिसार का एक राजवैद्य था, राजवैद्य जीवक था, जिसको इन्होंने जो अवंती नरेश चंड प्रगोट की जो पीलिया हो गई थी उसको ठीक करने के लिए भेजा था, और बुद्ध के इलाज के लिए भी इन्होंने जीवक को भेजा था। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रगोट को पीलिया, इसको ही पांडु रोग भी बोला जाता है, पीलिया रोग से ग्रसित होने पर, ग्रसित होने पर ठीक करने के लिए भेजा था, ठीक है। एवं महात्मा बुद्ध जब बीमार होते हैं तो उनके इलाज के लिए भी ये इसी वैद्य को भेजता है। तो लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, महात्मा बुद्ध के इलाज को भी बिंबिसार इसी वैद्य के लिए भेजता है। महात्मा बुद्ध के इलाज को भी इसी जीवक को भेजा जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाता है कि जो बिंबिसार दोनों के इलाज के लिए भेजा जाता है, चंड प्रगोट के इलाज के लिए भी और बुद्ध के इलाज के लिए भी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी वंश का एक शासक था दूसरा, अजातशत्रु। यहाँ पे देखते हैं, सब लोग साथ साथ लिखते जाइएगा। दूसरा शासक है अजातशत्रु, यहाँ पे देख सकते हैं अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु को कुड़िक भी बोला जाता है, कुड़िक। ठीक है, और अजातशत्रु का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो यह है 492 से 460 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसके अगर हम महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करें, यहाँ पे इसने क्या किया था अजातशत्रु ने, तो वो किया है कि इसने कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध किया और हराया, तथा उनकी पुत्री बजीरा से विवाह किया था।
यानी कि इन्होंने क्या किया, कौशल नरेश प्रसेनजीत को हराया और उनकी पुत्री से विवाह किया था। एक प्रकार से देखा जाए अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, और गद्दी पे बैठ गया, और गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, यानी एक प्रकार से इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा साम्राज्यवादी शासक था, और ये क्या करता है, सबसे पहले कौशल नरेश को परास्त करता है, और कौशल नरेश को परास्त करने के बाद में उनकी पुत्री से ही विवाह कर लेता है, प्रसेनजीत की पुत्री। अब देख सकते हैं कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से विवाह महाकौशला से बिंबिसार ने किया है, और उनकी पुत्री से विवाह किसने, उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया है। तो एक प्रकार से यानी पुत्री से विवाह करता है, और काशी को, जो काशी महाजनपद होता है, उसको दान में ले लेता है ताकि अपने विस्तार को बढ़ा सके। अब ये क्या करेगा कि वज्जी संघ में फूट डलवा देगा, और उसके आधार पर पूरे वज्जी संघ को ही जीत लेता है और वैशाली पे कब्जा कर लेता है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, वैशाली को मगध साम्राज्य में मिला लेता है। यानी युद्ध के आधार पे एक उसमें वो डाल देता है, एक प्रकार से फूट डलवा देता है, और उसके आधार पे जो वज्जी संघ होता है उसमें फूट पड़ जाती है, जिसके आधार पे ये उसको बाद में जीत लेता है और मगध साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके पॉइंट की हम बात करें तो देख सकते हैं, प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व में होती है। प्रथम बौद्ध संगति इसी के काल में होती है, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो अजातशत्रु एक साम्राज्यवादी शासक है, और साम्राज्यवादी होने की वजह से ये काशी और वैशाली को अपने साम्राज्य में मिला लेता है, जिसके आधार पर मगध साम्राज्य का काफी विस्तार होता है। अब इसी का पुत्र है उदयन क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है अजातशत्रु की, और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। अब देख रहे हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की है, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की है। तो इसी आधार पर इस वंश को हर्यक वंश या पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पुत्र ही उनके अपने पिताओं की हत्या कर रहे हैं और राजगद्दी को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी माना जाता है और बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पुत्र उदयन की। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, अब हम बात करेंगे इसके पुत्र उदयन की। उदयन, या इसका नाम उदयन या उदयभिन भी होता है, उदयन या उदयभद्र भी होता है, तो हम इसका नाम उदयन ही रखेंगे। उदयन ज्यादा बार पूछा जाता है, तो इसी आधार पर देखेंगे इसका अगर टाइम पीरियड की हम बात करें उदयन की, तो ये 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। इसका देखिए एक ही दो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया है, और पाटलिपुत्र नामक एक नवीन नगर की स्थापना की है।
तो इसमें लिखिएगा, इसका एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उदयन ने गंगा, सोन व गंडक नदी के संगम पर नवीन नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसी को अपनी राजधानी बनाया। यानी अभी तक राजधानी कहाँ थी? तो वो राजगृह थी। अभी तक राजधानी राजगृह थी, लेकिन उदयन क्या करता है, पाटलिपुत्र को नवीन नगर को बसाता है और उसी को अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे माना जाता है? तो उदयन को माना जाता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? तो उदयन है, जो अजातशत्रु का पुत्र है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या करता है, अपने पिता की हत्या कर स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है, जिसके आधार पर हमने बताया कि इसी को हर्यक वंश माना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे, देखिए इसके बाद का जो शासक हुए हैं बहुत नाम मात्र के हुए हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके बाद एक नवीन वंश आता है, वो है शिशुनाग वंश। यानी हर्यक वंश के बाद एक नए वंश का वो होता है, उदयन होता है, तो वो है शिशुनाग वंश। जो शिशुनाग इसका संस्थापक माना जाता है, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है आज तक के रिकॉर्ड में कि कभी किसी का प्रभुत्व हमेशा बना नहीं रह जा सकता है, या कभी भी कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिशाली नहीं रह सकता। क्योंकि अगर हम वर्तमान दृष्टिकोण से भी देखें तो कभी जो अमेरिका था वो एक अपने आप में बहुत दरिद्र और गरीब था, जो आज के समय में एक सुपर पावर के रूप में उभर गया है और सुपर पावर है इस समय। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पहले कौन था, कैसा था और आज के समय में कैसा होगा। इसी आधार पर हम किसी अगर इंडिविजुअल व्यक्ति की हम बात करें तो कोई व्यक्ति के बारे में हम नहीं बता सकते कि उसका भविष्य कैसा होगा। हो सकता है कि व्यक्ति जब मेहनत करे और मेहनत करने के आधार पे कुछ बन जाए और उसके आधार पर अपना फ्यूचर भी बदल सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ में हम देखते हैं नवीन वंश, तो वो है शिशुनाग वंश। तो दूसरा वंश कौन सा है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, देखिए शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 412 से 344 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है। यानी शिशुनाग वंश का 412 ईसा पूर्व से 344 वीसी भी कह सकते हैं या ईसा पूर्व भी कह सकते हैं, इसका कार्यकाल माना जाता है। इसका संस्थापक कौन था? तो वो शिशुनाग को ही माना जाता है। ठीक है, लिखिएगा इसमें, इसका संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसकी देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि शिशुनाग क्या करता है कि शिशुनाग जो राजधानी पाटलिपुत्र थी उसको उठा के कहाँ ले जाता है? वैशाली ले जाता है। यानी अभी तक राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र से वो क्या ले जाता है? वैशाली ले जाता है। तो राजधानी परिवर्तन भी यही करता है। ठीक है, तो इसका संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है, शिशुनाग वंश का। और दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे, ये देखिए ये भी क्या है, एक प्रकार से साम्राज्यवादी शासक है। तो ये क्या करता है? शिशुनाग
शिशुनाग क्या करता है, अवंती को, शिशुनाग अवंती महाजनपद को, जनपद को हराकर मगध साम्राज्य में मिला लेता है। यानी मगध साम्राज्य को, अवंती राज्य को, अवंती महाजनपद को इसने मिलाया है, शिशुनाग ने मिलाया है, और अपनी राजधानी कहां ले जाता है, पाटलिपुत्र से वैशाली, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र से वैशाली कौन ले गया है, पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करता है। तो पहली बार पाटलिपुत्र से वैशाली अपनी राजधानी कौन ले गया है, तो वो शिशुनाग ले गया है। ठीक है, तो एक प्रकार से शिशुनाग अपने आप में एक साम्राज्यवादी शासक है, और साम्राज्यवादी होने के बावजूद भी ये अवंती महाजनपद को जीतता है, और जीतने के बाद मगध साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, और राजधानी परिवर्तन भी करता है। राजधानी कहाँ ले जाता है, ये पाटलिपुत्र से वैशाली ले जाता है। अब इसका एक उत्तराधिकारी है कालाशोक, जिसकी हमको काफी चर्चा मिलती है, जिसको काकवड़ भी बोला जाता है, कालाशोक या काकवड़। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इसका पॉइंट, कालाशोक या काकवड़, ठीक है, इसके बारे में हम बात करें, कालाशोक या काकवड़ के बारे में, तो इससे संबंधित एक ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि इसी के शासन काल में जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई है वो महत्वपूर्ण है। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुई है, वो महत्वपूर्ण है। तो वो किसके काल में हुई है, कालाशोक या काकवड़ के काल में। लिखिएगा, इसके काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। यानी एक प्रकार से माना जाता है कि जो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ उसके लगभग 100 साल के बाद, यानी प्रथम बौद्ध संगति के 100 साल के बाद द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है 383 ईसा पूर्व में। जो मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया है उसमें पूरे से डिटेल में इस चीजों को बताया है। आप मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं और उससे इस चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, ये क्या करता है, अपनी राजधानी यानी मगध की राजधानी पुणे वैशाली से पाटलिपुत्र ले आता है, यानी अब देखिए अपनी राजधानी को कहां से ले आया, वैशाली से पाटलिपुत्र ले आया, और वैशाली में इसने क्या किया है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। तो इससे ये 2 पॉइंट ही महत्वपूर्ण है, एक तो इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है, और दूसरा राजधानी द्वारा से वैशाली से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया था। ठीक है, अब देखेंगे ये हमारा हुआ शिशुनाग वंश यहाँ पर समाप्त होता है। लगभग 2 ही शासक इसमें महत्वपूर्ण हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, बाकी
अन्य शासकों को नहीं पूछा जाता ज़्यादा। अब हम देखेंगे इसी से संबंधित नेक्स्ट जो वंश आता है मगध साम्राज्य में, तो वो आता है नंद वंश। कहते हैं कि किसी भी सत्ता या शासन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा परिवर्तित होना चाहिए। और शासन का नियम ही यही है कि एक शासक आए, दूसरा शासक चला जाए। और जैसे अगर शासक लंबे समय तक टिकता है तो वही क्या है, तानाशाही का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से देखा जाए कि जो शासक एक जनहितकारी होता है, वो अपने आप में क्या है, एक जन कल्याणकारी के बहुत सारे कार्य करता है। और वही आप देखेंगे मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को या मौर्य साम्राज्य को। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शासन की, तो वो है नंद वंश। कभी कभी पतन का कारण भी उनकी नीतियां हो जाती हैं, राजाओं की नीतियां भी पतन का कारण बन जाती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो नंद वंश का जो अंतिम शासक है धनानंद, वो उस जनता पे कर्ज ज्यादा आरोपित कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, वो पतन का कारण भी बन जाता है। तो नेक्स्ट है तीसरा, हम अगर वंश की बात करें तो यह है नंद वंश। नंद वंश, इसका अगर टाइम पीरियड की हम बात करें तो 344 से 324 ईसा पूर्व, 344 से 324 ईसा पूर्व, यहां इसका शासक माना जाता है नंद वंश। अब देखेंगे इसके नंद वंश के बारे में समझेंगे। प्रथम शासक इसका कौन है, संस्थापक इसको किसको माना जाता है, तो इसका संस्थापक महानंदिन को माना जाता है। महानंदिन, महापद्म नंद नहीं है, महानंदिन, नंदिन को माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी हत्या कौन कर देता है, एक प्रकार से दासी पुत्र है महापद्म नंद, वो कर देता है और वही इसका वास्तविक संस्थापक कहलाता है। तो इसका संस्थापक कौन माना जाता है, महानंदिन माना जाता है। किंतु इसकी हत्या एक दासी पुत्र महापद्म नंद कर देता है। ठीक है, यानी महानंदिन क्या है, नंद वंश का एक संस्थापक है और इसकी हत्या कौन कर देता है, महापद्म नंद कर देता है और वही इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम बात करते हैं महापद्म नंद के बारे में। महापद्म नंद के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, महापद्म नंद अपने आप में एक प्रकार से उस समय सबसे शक्तिशाली और साम्राज्यवादी शासक था और सबसे पहले इसने कलिंग को भी जीता था। जो कलिंग, बाद में कलिंग का एक युद्ध हुआ है 261 ईसा पूर्व में, अशोक ने जीता है। उसी युद्ध से पहले महापद्म नंद उस कलिंग को जीत चुका है। इसका उल्लेख हमको कहां से मिलता है, तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से इसका उल्लेख मिलता है। और कहा जाता है कि ये ऐसा सम्राट था कि इसने सबसे पहले एक राट की उपाधि धारण की थी, यानी एक राट की उपाधि धारण करने वाला प्रथम ऐसा शासक माना जाता है। ठीक है, और कलिंग युद्ध जीतने के बाद में ये एक जैन प्रतिमा, जिनसेन सूरी की एक प्रतिमा होती है, उसको वापस उठा के ले आता है मगध साम्राज्य के लिए। तो यहां पे देखते हैं नेक्स्ट, पहला शासक जिसने एक राट की उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की। ठीक है, सबसे पहले
कलिंग को जीता 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 था तथा कलिंग से जैन विद्वान जिनसेन की प्रतिमा को उठा लाया। यानी जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो सबसे पहले एक राज की उपाधि धारण की और सबसे पहले इसने क्या है, कलिंग को जीता था। जो कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में आके, उसी कलिंग को ये जीत चुका होता है और अपने आप में उस समय सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट भी माना जाता है। ठीक है, और वहां से किस विद्वान की एक मूर्ति उठा लाया है, प्रतिमा उठा लाया है, तो वो जिनसेन की। एक जिनसेन जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे और जैन धर्म से संबंधित उनकी प्रतिमा थी या मूर्ति थी, उसको उठा के लेके आया गया था मगध साम्राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे कलिंग में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नहरों का इसने निर्माण कहाँ करवाया है, तो वो कलिंग में ही करवाया है। इसके हमको उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो वो उल्लेख मिलता है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इससे संबंधित हमको दो ही शासक का नाम ज्यादा मिलता है, एक तो महापद्म नंद का और दूसरा जो मिलता है वो धनानंद का मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सम्राट के बारे में देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा सभी। देखिए जिस पोर्शन से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारी जो टीम है उसी को मद्देनजर रखते हुए कंटेंट को तैयार करती है जो आपके सामने प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इस कंटेंट को कम ना समझें और अपने आप में ये काफी बड़ा कंटेंट है और इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लगभग 90% जो क्वेश्चन है वो इसी सेक्शन से आपको मिल जाएंगे। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 90% के लगभग जो क्वेश्चन हैं वो इसी सेक्शन से मिल जाएंगे आपको, जो हम कंटेंट यहाँ पे आपके सामने पढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इससे संबंधित धनानंद के बारे में। कई नाम इसका घनानंद भी होता है, कंफ्यूज मत होना, कहीं इसका नाम धनानंद होता है और एक प्रकार से अंतिम नंद वंश का शासक है ये। अंतिम नंद वंश का शासक था। ठीक है, इसने क्या किया, जनता में यानी अपने साम्राज्य में कर को अत्यधिक बढ़ा दिया था, जिसके कारण जनता में असंतोष फैल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इससे संबंधित। तो सिकंदर का
आक्रमण इसी के समय में हुआ था, इसी के काल में हुआ था। यह जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का, जैन व बौद्ध धर्म का संरक्षक था। यानी एक प्रकार से जैन व बौद्ध धर्म दोनों को ही ये महत्व देता था। तो एक प्रकार से देखा जाता है कि कभी ऐसा होता है कि जो चाणक्य हैं, चाणक्य को एक प्रकार से काफी अपमानित कर देते हैं धनानंद, और उसके आधार पे चाणक्य यहीं पे इनकी सभा में घोषणा करते हैं कि एक दिन तेरे सम्राट को ही, तेरे साम्राज्य को ही खत्म कर दूंगा और तुझे क्या है, सत्ता से हमेशा के लिए हटा दूंगा। तो उसी के आधार पर चाणक्य क्या करते हैं, एक नए साम्राज्य की स्थापना के लिए बारे में सोचते हैं, और उनकी भेंट होती है चंद्रगुप्त से। तो चंद्रगुप्त लास्ट में जाके चंद्रगुप्त को विजय मिलती है यहाँ से, और उसके आधार पर माना जाता है कि चंद्रगुप्त के साम्राज्य को हासिल कराने में चाणक्य की कूटनीतियां और उनकी चाल काफी सिद्ध होती हैं, और उनके काफी प्रकार से देखा जाता है कि चाणक्य के बारे में सुना जाता है कि उनकी कूटनीति की चाल थी जिसके आधार पे चंद्रगुप्त सम्राट बनता है। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य कैसे उत्थान करता है और कैसे कैसे कूटनीतियों को वो बहाल करते हैं, और उसी के आधार पे एक अखंड भारत की स्थापना करते हैं। तो जिसके आधार पे हमने आज देखा मगध के उत्कर्ष के बारे में और जाना। सबसे पहले हमने देखा था हर्यक वंश के बारे में, बारी बारी से 3 शासकों को देखा, उसके बाद में शिशुनाग वंश के बारे में जाना, फिर हमने नंद वंश के बारे में जाना। ठीक है, तो ये आपने देखा। और यदि आपको लगे कि हमारे चैनल हमारे जो कंटेंट है आपके लिए पर्याप्त है या इसमें और संशोधन की आवश्यकता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए ताकि हम आने वाले लेक्चरों में इसका सुधार कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।